ओके, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? Till now we had read that what is the reflection of light, but now we'll study a new thing which is known as refraction of light. Refraction of light, and the way it is the example of a rainbow is there. We'll discuss it in detail here. The rainbow appears when a light from the sun passes through the raindrops and creates a band of colors in the form of an arc curved line. When the sun shines while it's still raining, the sunlight bends as it passes through the rain droplets and spreads out into the colors of the rainbow. Have you seen what white light looks like when it shines through a prism? Look at the photo. Work with a partner and describe what you can see. What do you think while the light looks like what do you think white light looks like a rainbow when it shines through a prism? The reason is because the light bends this and splits into different colors. The phenomena is called light refraction. These colors are called the spectrum. ओके, अभी मैं रिफ्रैक्शन को उर्दू में आपको बताता हूँ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक तो होती है ना रिफ्लेक्शन, एक होती है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ना पलट के वापस जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेना, अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये एक आपको मिसाल दी गई है कि जैसे सन की जब बारिश के कतरे जो होते हैं, जो सनलाइट उसके बीच में से गुजरती है, तो उसके बीच में से क्योंकि पूरी पूरी नहीं गुजर सकती, तो वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट होने से क्या होता है कि वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। द सेम वे आप शीशे का एक प्रिज्म लेके उसमें एक टार्च लाइट लगाए ना, अगर आप अंधेरे कमरे में हो, तो दीवार पे परली तरफ आपको एक रेनबो नज़र आएगी। ये आपको इनफैक्ट बताया गया, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, rainbows. Rainbows appear when the light from the sun passes through raindrops and creates a band of colors in the form of an arc, curved line. ये यानी इस तरह एक curved सी line या आर्क इसको बोल सकते हैं, ये बन जाती है। ये जब जो है ना ड्रॉपलेट्स जो होते हैं पानी के, उसमें से सनलाइट गुजरती है, तो ये आर्क बन जाती है, राइट? इसमें ये देखें, ये सारे कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट? इसी तरीके से जो है ना, ये आपको बताया जा रहा है कि ये प्रिज्म में से, हैव यू सीन व्हाट वाइट लाइट लुक्स लाइक व्हेन इट शाइन्स थ्रू अ प्रिज्म? लुक एट द फोटो. This white light is coming here, and when it is refracted, not reflected, because it's nearly a transparent thing, so it will not reflect back, and but it will pass through, but it will spread. It will spread. Once it will spread, then it will be divided into different colors. The reason is because the light bends and splits into different colors. ये reason बताया गया है कि the light bends and splits into different colors, right? The same way it happens with the light of sun when it passes through the droplets of water because of the rain. So after the rains, most of the time we see a rainbow. ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। नेक्स्ट इज द साउंड. We hear all kind of sounds in our daily lives: a bird singing, a bell ringing, a car honking, or a book falling to the ground. We speak or communicate with others through sound. ठीक है जी। साउंड क्या होती है? हम हर वक्त जो है ना आवाज़ें सुनते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी किसी परिंदे के चहचहाने की, किसी बेल के बजने की, किसी गाड़ी के हॉर्न की, या कोई बुक अगर ज़मीन पे गिरती है तो उसकी आवाज़। हम आपस में बात करने के लिए भी इवन जो है ना आवाज़ का सहारा लेते हैं, ठीक है? एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो कम्युनिकेट थ्रू साउंड। इवन जो जानवर है ना, वो भी आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए क्या करते हैं, साउंड्स ही क्रिएट करते हैं। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हमने पहले भी देखा है कि साउंड को जो है ना, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक किस्म है। टाइप्स ऑफ साउंड्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, सम लाइक द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, flowing water,
A clock ticking or a child singing softly are pleasant sounds. जैसे देखें कोई परिंदे के चहचहाने की आवाज़ है, या पानी के कोई झरना सा गिर रहा है उसकी आवाज़ है, या इवन जो आपकी वॉल क्लॉक है उसकी टिक टिक, ये ज़रा सॉफ्ट सी और प्लेजेंट सी अच्छी लगने वाली साउंड्स हैं. सम लाइक मशीनरी एंड फायर क्रैकर्स आर एक्सट्रीमली लाउड. कुछ जो मशीनरियाँ चल रही डक 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 करके चल रही होती हैं, या डम डम आपके जो फायर क्रैकर्स हैं वो फट रहे होते हैं, तो ये बहुत लाउड वॉइसेस होती हैं. दे कैन बी अनप्लेजेंट साउंड्स एंड हर्ट आवर ईयर्स. ये बहुत नाखुशगवार सी आवाज़ें होती हैं, और उनसे हमारे कान भी कई दफ़ा उनको नुकसान हो जाता है. लाउड नॉइज़ इज़ समटाइम्स अनवांटेड नॉइज़. जो ऊंची आवाज़ है ना, कई दफ़ा वो नापसंदीदा आवाज़ होती है. ठीक है जी. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड. साउंड बनती कैसे है भाई, ये देखना है हमने. All sounds are produced because of a very quick back and forth movement called vibration. साउंड कैसे बनती है. साउंड किसी भी चीज़ को करके कोई चीज़ हिलती है ना जब, तो उससे साउंड बनती है. कुछ चीज़ डग 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 करके हिलती है ना, तो उससे साउंड बनती है. द साउंड इज द सोर्स ऑफ साउंड कुड बी एनीथिंग. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ वायलिन, ए हॉर्न ऑफ ए व्हीकल ऑन अ और अ बार्किंग डॉग. ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो है ना आवाज़ की ना वजह हो सकती हैं, कि जी वायलिन की आवाज़ आ रही है, गाड़ी का हॉर्न है, या एक कोई जो कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ आ रही है. ए पार्ट वाइब्रेट्स टू मेक द साउंड. व्हेन यू स्ट्राइक अ ड्रम, द ड्रम वाइब्रेट्स. आपने कभी ढोल को देखा, जब उसको मारते हैं ड्रम, तो उसका जो जो होती है ना उसकी स्किन जिसके ऊपर आप मारते हैं वो चीज़, वो हल्का सा वाइब्रेट करती है, डर करके वाइट करती है, इससे आवाज़ पैदा होती है. When the source vibrates, the air particles around it also vibrate, produce a kind of waves called sound wave. जब वो कोई जो सोर्स होता है ना, जब वो हिलता है डर करके हिलता है ना, तो उसके साथ साथ क्या होता है, हवा भी जो है ना वो भी हिलती है डग 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 डग. अब वो क्या होता है कि जी ये हमारे कानों तक जब पहुंचती हैं ना, ये वेव्स जैसी लहरें सी बन जाती हैं. तो ये लहरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हमें सुनाई देती है आवाज़ जैसी. द वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस. व्हेन दे रीच आवर ईयर्स, वी आर एबल टू हियर द साउंड. जब ये हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हम जैसे गाड़ी का बीप किया ना इसने, तो ये हर तरफ ये साउंड वेव्स क्रिएट हुई, जो सब तरफ फैलती गई, और ये हमारे कानों तक भी पहुंची, तो हमारे कानों ने इसको महसूस कर लिया. इस तरह साउंड ट्रेवल्स थ्रू वाटर. साउंड जो है ना ये पानी में भी जो है ना ट्रैवल कर सकती है. ये जैसे वेल्स एक दूसरे को बुलाने के लिए कू करती हैं, इस तरह कर करती हैं. साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर, यानी साउंड जो है वो हवा के ज़रिए भी, हवा में भी, और जो है ना आपने देखा है कि एयर से भी, और जो है ना पानी से भी साउंड जो है ट्रैवल कर सकती है. साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. जिन जिस आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो दरमियान वाला जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं मीडियम. उसको क्या बोलते हैं, मीडियम. सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. जैसे हमने अभी एयर एक मीडियम था उसका, और एक वाटर एक मीडियम था. सो वी कैन से द साउंड ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, right? Since we cannot see vibrations, how do we know they are there? हम देख ही नहीं सकते भाई वेव्स को, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हैं ये. वी कैन फील देम. हम इनको महसूस कर सकते हैं. टच द स्पीकर ऑफ ए टेलीविजन सेट एंड यू विल फील द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड. अगर आप टीवी के करीब जाके ना उसके स्पीकर के करीब हल्का सा हाथ लगाएं ना, तो आपको ड्रम 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 करके ऐसे फील होता है. तो इसका मतलब ये है कि वो स्पीकर जो है उसका क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, एक और भी है कि आप जब बोल रहे होते हैं ना, बड़ 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 करके बोल रहे हो, तो अपने आप ना गले के ऊपर हाथ रख के देखें. आपको यहाँ पर भी महसूस होगा, गले के ऊपर ना ऐसे गले पे हाथ रख के देखें, तो आपको महसूस होगा कि अंदर से कुछ वाइब्रेशन सी हो रही हैं. ठीक है. सो याद रखें कि साउंड इज़ ऑलवेज क्रिएटेड थ्रू दी वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस जो है वो हर सिमत में जाती हैं, और हमारे कानों तक जब आती हैं, वो वाइब्रेशंस जो है ट्रैवल कैसे करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स.
और वो वेव्स जब हमारे कानों को ट्रैवल करती हैं तो हमारे कान भी साउंड फील करते हैं। ठीक है जी। ओके। इकोज, इकोज एक तो साउंड्स हो गई, एक इको होती है। इको क्या होती है? इफ़ यू आर इन अ लार्ज एम्प्टी रूम एंड यू शाउट लाउडली, आफ्टर अ सेकेंड यू विल हेयर योर ओन वॉइस बैक अगेन, दैट्स कॉल्ड एन इको। इको क्या होती है कि आप बड़े से कमरे में जाके जोर से "नहीं" करके करें तो थोड़ी देर बाद आपको आपकी आवाज़ वापस आती है। ये क्यों आती है? When you shout, sound waves travel through the air, hit a hard surface like a wall and bounce back. जिस तरह लाइट किसी चीज़ के साथ टकरा के वापस आती है ना, रिफ्लेक्ट होके, इसी तरह साउंड वेव्स भी जब किसी हार्ड सरफेस के साथ टकराती हैं तो उससे टकरा के वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होके आती हैं। यू हियर द साउंड वेव अगेन एंड इट इज़ कॉल्ड एन इको। इसको गूंज बोलते हैं या इको बोलते हैं। ठीक है। To hear an echo, there must be a lot of space between the source of the sound and the wall, or other hand, the surface that it hits and bounces off. यानी अगर आप छोटे से कमरे में होंगे तो तब तो आपको इको नहीं सुनाई देगी भाई, बड़ी दूर तक आके होगा, क्योंकि कान फौरन तक अगर आ जाएगी चीज़ को तो महसूस ही नहीं करेगा। दूर से जाके जब वापस आएगी तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। ठीक है ना जी। ये तो हो गए आपके भी इको। ठीक हो गया जी। इको भी समझ आ गई हमें। अब हम आगे चलते हैं हीट ट्रांसफ़र की तरफ। हाउ डज द हीट फ्रॉम अ कैंप फायर रीच यू एंड कीप यू वार्म? हाउ डज अ वुलन जैकेट कीप यू वार्म? हाँ, अब ये देखिए बड़ी मज़े की बात है कि यानी आपकी वुलन जैकेट आपको कैसे गर्म रखती है। जैकेट आप पहन लेते हैं तो आपको सर्दी क्यों नहीं लगती? या आप कैंप फायर से जो है ना, या जो आग जलाई होती है, जो बाहर आप बैठ के कभी कभी आग जलाते हैं, उससे आपको गर्मी क्यों महसूस होती है? अभी इसकी जो है ना बड़ी मज़ेदार आएगी। हीट एक जगह से दूसरी जगह जब जाने का इसका जो ये जो सारा फिनोमेना है ना, वो हम समझेंगे भी। हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। हीट जो होती है, गर्मी जो होती है, ये एनर्जी की एक किस्म है। ये जिस तरह मैंने मीडियम पढ़ रहे थे ना, इसी तरह ये हीट एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरी चीज, एक चीज़ से ट्रैवल करके दूसरी चीज़ तक जा सकती है। when one hot object and one colder object are placed in contact with each other, after some time the hot object cools down and the cold object gets warm. हाँ, अब देखिए ना, अगर दो ये अभी पड़े हुए हैं साथ साथ सिलेंडर, एक गर्म था और एक ठंडा था, इन दोनों को साथ साथ लगा दिए तो गर्म वाला ठंडा हो जाएगा और ठंडे वाला गर्म हो जाएगा। अच्छा, कैसे मज़े की बात है। क्योंकि गर्म वाले ने अपनी गर्मी दे दी ठंडे वाले को और ठंडे वाले ने अपनी ठंडक दे दी गर्मी वाली को। तो हीट जो है वो फ्लो करती है। हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। सो हीट की क्या मज़े की बात हमने पढ़ी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड। ठीक है। Alright, next is that everything is made up of tiny particles called atoms and molecules. These particles are always in motion. When something is hot, the particles have more energy and they move faster. When these fast moving particles come in contact with the slow moving particles in a cold object, energy is transferred between the two objects. The slow moving particles speed up while the fast moving particles slow down. After a while, both objects appear equally warm and cool. यानी अगर हमने दो सिलेंडर्स, एक जो गर्म था और एक ठंडा था, वो साथ साथ रख दिए तो असल में होता क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स या उसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। अब जो गर्म चीज़ होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़ा दे आर मूविंग वेरी फास्ट, जबकि जो ठंडी चीज़ होती है उसमें ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग वेरी स्लो। ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में साथ साथ रखे जाते हैं तो जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उनको, वो जो है ना, वो जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं उनको भी स्लो डाउन कर देते हैं। आस्ता आस्ता एक वक्त आता है कि जो स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग जो है तकरीबन उनकी मूवमेंट की स्पीड्स बराबर हो जाती है। तो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दीज particles are always in motion. When something is hot,
the particles have more energy and they move faster. When these fast moving particles come in contact with the slow moving particles in a cold object, energy is transferred between the two objects. The slow moving particles speed up while the fast moving particles slow down. ठीक है जी, कि स्लो मूविंग जो पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है और जो फास्ट मूविंग वाले उनकी स्लो हो जाती है. एंड आफ्टर अ वाइल बोथ ऑब्जेक्ट्स अपीयर इक्वली वार्म एंड कूल. अब थोड़ी देर बाद दोनों बराबर, दोनों का जो है ना गर्मी या ठंडा जो है ना तकरीबन उनका गर्म, एक जैसे गर्म या एक जैसे ठंडे हो जाते हैं. हीट ट्रांसफ़र ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ हॉट टू कोल्ड. हीट ट्रांसफ़र जो होती है हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जो है ना ट्रांसफ़र होती है, जो गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है, जो हीट होती है. हीट कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. हीट ऑब्जेक्ट्स रिमेन हॉट only when they are close to heat source. They cool down if they are taken away from the heat source. यानी हीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात की गई है कि जो गर्म वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उससे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र तो होती रहती है, मगर हॉट ऑब्जेक्ट्स उस वक्त तक हॉट रहते हैं जब तक वो किसी हीट सोर्स के करीब रहते हैं, जो कॉन्टीन्यूसली हीट सोर्स है, जो एक बार बार लगातार हीट दे रहा है. मगर जो ही वो हीट सोर्स ख़त्म होता है तो वो आस्ता आस्ता वो भी ठंडे होने शुरू हो जाते हैं. अब इस बात के बाद जो है ना एक और चीज़ आ गई, जो वो चीज़ होती है कहलाती है टेम्परेचर. टेम्परेचर इसको उर्दू में बोलते हैं दर्जा हरारत, मगर आप इंग्लिश में याद रखें, ज़रा आसान है. टेम्परेचर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हाँ, गर्मी में और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है. टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. टेम्परेचर जो होता है ना किसी चीज़ को नापने का जो है ना, टेम्परेचर जो है ना हीट को नापने का एक तरीका है कि ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. हमने उसका एक मैयर बना लिया है, एक तरीका बना लिया है. टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द पार्टिकल्स आर मूविंग इन एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स तेज़ मूव कर रहे हैं तो वो हीट हॉट होगा, और अगर आस्ता आस्ता मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ठंडा होगा. द फास्टर द मूव द हायर द टेम्परेचर. जितनी तेज़ी से वो मूव करेंगे पार्टिकल्स किस चीज़ के अंदर, वो गर्म हो जाएगी, और जितने ज़्यादा वो आस्ता आस्ता मूव करेंगे तो वो ठंडी होगी. हीट फ्लोज बिटवीन हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर. जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर जो है किस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसकी हीट जो है किस तरफ जाएगी, जिस चीज़ का टेम्परेचर कम है वो उसकी तरफ जाएगी. ठीक है. when you place one end of metal rod in a fire, that end gets hot immediately. अगर आप एक किसी रॉड को लेके उसको किसी जो है ना आग पे रखें तो उसका जो आग वाला हिस्सा होता है वो फ़ौरन गर्म हो जाता है. आफ्टर सम टाइम द पार्ट आउटसाइड द फायर आल्सो स्टार्ट्स टू हीट. अब आप थोड़ी देर बाद आस्ता आस्ता जो है ना आपको महसूस होना शुरू होगा कि उसके जहाँ जहाँ पर ये गर्म हो रहा है उसके बाद आस्ता आस्ता ये बाकी पोर्शन थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाता है. हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द हॉट एंड टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर. यानी यहाँ से जो बहुत हाई एंड वाला टेम्परेचर वाला इलाका था ना, दिस रीजन वाज द हाई टेम्परेचर रीजन. यहाँ से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट जो है ना आस्ता आस्ता इस रॉड के बीच में से मूव करती जाती है. ठीक है. हाउ डू वी मैयर अ टेम्परेचर. टेम्परेचर को मैयर करने का क्या तरीका है, उसको नापने का क्या तरीका है. वी यूजुअली फाइंड आउट इफ़ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट. हम आम तौर पे तो किसी चीज़ को देख टच करके ही बता देते हैं कि ये गर्म है ये ठंडी है. बट दिस इज़ नॉट ए करेक्ट और एक्यूरेट वे ऑफ चेकिंग. मगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते कि ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. इसके लिए हमने एक पैमाना या एक मैयर बनाया हुआ है. द बेस्ट वे इज़ बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर. थर्मामीटर जो होता है ना उसके ज़रिए हम किसी चीज़ को टच करके हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है. मगर आपने कभी चाय के बीच में थर्मामीटर नहीं डालना, वो पिघल ही जाएगा क्योंकि चाय बहुत गर्म होती है. आमतौर पर थर्मामीटर वगैरह इंसान के अपने जो है ना टेम्परेचर वगैरह को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी को नापने के लिए जो होते हैं वो स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं. राइट. थर्मामीटर्स यूज़ दी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल टू मेजर टेम्परेचर्स. थर्मामीटर्स में भी ना दो तरीके होते हैं. थर्मामीटर में दो मेयर्स हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, जिसके ज़रिए से टेम्परेचर हम
मैयर कर सकते हैं। ठीक है, सेल्सियस इज इंडिकेटेड एज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सी, इसके भी लिखा होगा, मतलब 5 डिग्री सी का मतलब होता है 5 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट एज डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। ठीक है, डिग्री सी और डिग्री एफ। कोई टेम्परेचर मेजर करने वाले आले जो होते हैं उसमें डिग्री सी में आपको टेम्परेचर बताता है, किसी में डिग्री एफ में बताता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें, एक बड़ी मज़ेदार बात आपको आज और पता चल गई कि जो जो बिल्कुल बर्फ़ वाला या ठंडा यख टेम्परेचर का जो होता है ना, वो पानी, उसकी जो होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। और जबकि बिल्कुल जो उबल रहा होता है टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। व्हेन वी आर इल वी यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। मैं अभी ये भी कह रहा था ना आपको कि हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, यानी उसका थर्मोमीटर की मदद से हम जो है ना उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो आपके घरों में होते हैं ना उनको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ यूजुअली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान का आम तौर पे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आम तौर पे जब आप थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार 98.6 है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं भाई इसको बुखार नहीं है जी। अगर उससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब हम कहते हैं इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर उससे कम हो तो हम कहते हैं भाई ये बड़ी गड़बड़ है, भाई इसका टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। या अगर हम सेंटीग्रेड वाला कोई जो है ना इक्विपमेंट लें जिसमें सेंटीग्रेड बताता है, तो उसमें 37 से अगर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे भाई ये ज़्यादा है टेम्परेचर। 37 से अगर कम होगा तो हम कहेंगे, अगर सेल्सियस में हो, अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो ये 98.6 जो है बॉडी का टेम्परेचर होता है, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक हो गया जी। सो आज हमने टेम्परेचर भी पढ़ लिया भाई, बड़ी मज़े की बात है। अब आ जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब बिजली के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो न ये वाली इसमें बताई जाएगी कि थिंक अबाउट हाउ पीपल लिव्ड 100 years ago, इन व्हाट वेज वाज इट डिफरेंट। थिंक अबाउट होम, स्कूल्स, ऑफिस एंड शॉप्स, हाउ दे हैव चेंज्ड। यानी आज से 100 साल पहले जब देखें ना कि जिस वक्त बिजली बिजली नहीं होती थी तो लोग बेचारे कैसे रहते थे। आप सोचें उनके घरों में क्या होता होगा, उनके स्कूलों में क्या होता होगा, उनके दफ्तरों में क्या होता होगा, उनकी शॉप्स में क्या होता होगा। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ ना, थिंक अबाउट हाउ पीपल लिव्ड 100 years ago, इन वट वेज वॉज इट डिफरेंट। वो आज का ज़माना उस ज़माने से किस तरह मुख्तलिफ था। थिंक अबाउट होम, स्कूल्स, ऑफिस एंड शॉप्स। आप घरों के बारे में सोचें, स्कूलों के बारे में, दफ्तरों के और दुकानों के बारे में। हाउ हैव दे चेंज्ड, अब वो किस तरह से बदल गए हैं। थिंक अबाउट इट। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर होम, स्कूल्स, ऑफिस एंड शॉप्स दैट rely on electricity. How would our lives be different if we don't have those objects? ठीक है, अब आप देखें कि हमारे बिजली की मदद से हमारे पास घरों में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास बिजली की इस्त्री है, बिजली के बल्ब हैं, बिजली की फ्रिज है, बिजली का हीटर है, और बिजली से चलने वाली बेशुमार पंखे हैं। अब अगर आप सोचें कि अगर ये बिजली ना होती तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ना होती। सो यू कैन राइट कि इफ़ वी डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, विल नॉट हैव एनी रेफ्रिजरेटर, will not have any air conditioner, will not have fans, will not have even the electricity bulbs. We will not be able to operate any of our things that are being operated by electricity. Okay? अब आ जाती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइव्स। जो बिजली है ना हमारी आम जिंदगी में बहुत अहम है। स्कूल्स, ऑफिस, शॉप्स, मॉल्स, इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी। बिजली हमारी आम जिंदगी में बहुत अहम है। स्कूल, दफ्तर, दुकानें, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा, इंडस्ट्रियाँ, जो जहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें लगी होती हैं, या अस्पताल, ये तमाम इनको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू अ मेटल वायर, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इट रीचेज आवर होम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। जो
कोई एक धात के या मेटल का एक तार होती है ना, उसके बीच में से बिजली आती है और हमारे घरों तक। ये आती कहाँ से है? पावर स्टेशन से। जो हमने पढ़ा था ना पहले, पावर स्टेशन जो बिजली बनाते हैं, वहाँ से हमारे घरों तक आती है। एंड इट कम्स टू आवर, इट रीचेज आवर होम्स थ्रू अ वायर, थ्रू अ वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू अ मेटल वायर। यानी इनफैक्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. The movement of electrical charges or electricity moves through a metal wire. Movement of electrical charges is what? Electricity. We can say the flow or the flow of electricity or movement of electrical charges move through a metal wire. This is called electricity. It reaches our homes from electric power stations. ये पावर स्टेशन से हमारे घरों तक आती है. Transformation of electricity by using suitable devices and appliances, electrical energy can be converted into other forms of energy like light, heat and sound energy. हम अगर अपनी मुनासिब जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है उसके मुताबिक हम अपनी कोई मशीन इस्तेमाल करें, तो हम जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज कर लेते हैं. जैसे बल्ब लगा लें तो लाइट एनर्जी में, और हीटर लगा लें तो हीट एनर्जी में, और अगर स्पीकर लगा लें तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज लाइक लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी. Electrical energy is converted into light energy in light bulbs and tube lights. Sound energy in television and radios. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? लाइट एनर्जी इनटू लाइट बल्ब एंड ट्यूब लाइट्स, एंड साउंड एनर्जी इन टेलीविजन एंड रेडियोज. एंड मैकेनिकल एनर्जी इन ब्लेंडर्स, फैंस एंड वैक्यूम क्लीनर्स. मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर्स भी होते हैं, पंखे होते हैं, या हमारे यहाँ वो जो मिसाले पीसने के लिए ब्लेंडर्स वगैरह होते हैं, या शेक्स वगैरह बनाने के लिए. हीट एनर्जी इन आयरन्स, रूम हीटर्स एंड ओवंस. हीट एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हम अपनी बिजली की इस्त्रियाँ या रूम हीटर्स या बिजली के ओवन भी कई घरों में लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं. इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग. देखें, अब एक बड़ी मज़ेदार बात है, हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी चीज़ को कूल कर भी सकते हैं. ठीक है, हीट भी कर सकते हैं और कूल भी कर सकते हैं. कूल करने के लिए हमारे पास एयर कंडीशनर्स या हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं. गर्म हीट करने के लिए हमारे पास हीटर्स होते हैं. ठीक हो गया जी. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंप्लीट पाथ अलोंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी बिजली के फ्लो को मुकम्मल करने के लिए एक पूरा एक चक्कर बनाना पड़ता है. ठीक है, यानी सोर्स और जो चीज़ जिस चीज़ पे बिजली ने चलना है, और फिर उसके दोनों सिरे जो है ना उसके साथ मिले हुए होने चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स अराउंड इन अ सर्कल विद इन द सर्किट. देयर मस्ट बी नो ब्रेक्स इन द सर्किट और द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ट्रेवल. ये देखें, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि ये एक स्विच है, ये बैटरी है, और ये जो है ना बल्ब है. हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है, मगर इसके दरमियान एक पूरा ये गोल दायरा है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो वी कैन से दीज द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर दीज, right? These are the components of a electric circuit. Components of an electric circuit are, the different components of an electric circuits are power source like battery, the way this is the power source, battery. Wires for the electricity to pass through the switch. ये वायर जो है इससे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जा सके ना इसमें से. ठीक है, ए बल्ब और ए मोटर. ये बल्ब या मोटर कोई भी चीज़ हमने जिसके लिए इस्तेमाल करनी है इलेक्ट्रिसिटी, और ऑल द कंपोनेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू. इन तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है ताकि करंट फ्लो कर सके. ठीक है, ताकि करंट फ्लो कर सके. हो गया जी. सो today we complete this chapter here, and we will do the exercise in the next inshallah next lecture. Okay, Allah Hafiz for today.